हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का सॉल्यूशन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए, चाहे यूपीआरवीएनएल का टीजी2 हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल हेल्पर किसी भी स्टेट के इलेक्ट्रीशियन का पेपर हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है यह सारे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है वह आपका सेल एंड बैटरी वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और सारे के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और इन एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन है पूरा डिटेल में है। एक एक चीज़ से आप 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन मतलब बना सकते हैं एक एक क्वेश्चन से। और कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं और आपको हम सिखाएंगे कि इस तरह से आप बना सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था। ऑप्शन आपका है डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टाइक सेल, शुष्क सेल, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सेल जो बना था वह कौन सा सेल बना था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्टाइक सेल। सबसे पहले जो सेल बना था उसका नाम क्या था, वोल्टाइक सेल था। अब देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले आप ये जानते रहो कि सेल क्या है। सेल एक प्रकार का मतलब कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है। इस सेल में सबसे पहले क्या होता है कि केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को इनपुट करते हैं, तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा मिलती है। ये काम होता है सेल का। सेल का काम क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम है, वह कौन करता है, सेल करता है। और जो सबसे पहले सेल हमारे पास बना था वह सेल हमारा था वोल्टाइक सेल। अब यह वोल्टाइक सेल से बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ध्यान से कि क्वेश्चन को आप समझिए कि वोल्टाइक सेल से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि वोल्टाइक सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वह कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होता है। तो याद रखिएगा कि वोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो H2SO4 मतलब तनु, ठीक है, तनु H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। यानी तनु मतलब हल्का, यानी कि बहुत गाढ़ा नहीं, हल्का सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। क्लियर है। इसके बाद आपके पास है कि जो आपका वोल्टाइक सेल है, इस वोल्टाइक सेल में जो एनोड है, ठीक है, एनोड की तरह क्या काम करता है। तो एनोड की तरह जो काम करता है वह होता है जस्ता की छड़, ठीक है। जिंक की रॉड होती है जस्ता की छड़, ठीक है। जस्ता की छड़ जो होती है वो कैसा काम करती है, एनोड की तरह काम करती है। उसके बाद आता है कि कैथोड की तरह कौन सा काम करता है। तो कैथोड की तरह जो काम करता है वोल्टाइक सेल में वह होता है कॉपर की छड़, यानी तांबे की जो छड़ है, ठीक है, Cu की छड़, ठीक, Cu की छड़। इसको हम कैसे काम करता है, ये कैथोड की तरह काम करता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि वोल्टाइक सेल जो है इसका ईएमएफ कितना होता है, इसका वोल्टेज कितना होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो वोल्टाइक सेल का जो ईएमएफ होता है वह 1.08 होता है, 1.08 वोल्ट होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टाइक सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है वोल्टाइक सेल के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया कि वोल्टाइक सेल क्या है। इसमें जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्रयोग करते हैं, और इसका एनोड जो होता है वो जस्ते की छड़ होती है, और इसका कैथोड जो होता है वो तांबे की छड़ होती है, ठीक है। और इसका वोल्टेज कितना है, 1.08 वोल्ट है। तो मुझे लगता है कि वोल्टाइक सेल आपको याद हो गया होगा। और वोल्टाइक सेल जो है एक ऐसा सेल है जो कि सर्वप्रथम बना था, सर्वप्रथम जो मतलब बना था वो कौन सा था, वोल्टाइक सेल था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डैनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखिए, डैनियल सेल की बात हो गई है तो ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप समझेंगे। तो डैनियल सेल देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अच्छा चलिए, इस सब से मैं एक चीज़ पहले बता रहा हूँ कि आपके पास सेल होता है, सेल आपका दो तरह का होता है, ठीक है, दो प्रकार का।
दो प्रकार का कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। तो थोड़ी सी मैं इनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना बस। कि जो प्राइमरी सेल है यह रिचार्जेबल नहीं होता, यानी इसको आप चार्ज नहीं कर सकते। एक बार ये ख़राब हो गया तो फिर इसको आप बना नहीं, मतलब दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल में एक फ़ायदा होता है कि इसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका जो प्रोसेस होता है वो अनुत्क्रमण मतलब उत्क्रमणीय होता है, लेकिन प्राइमरी सेल का जो प्रोसेस होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये जितने भी डैनियल सेल, लैग्रांजे सेल और बाकी आपके जैसे वोल्टाइक सेल ये सब आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी सेल हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये सारे सारे कैसे हैं, प्राथमिक सेल हैं। कभी आपसे क्वेश्चन बोले तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए, तो डैनियल सेल की हम बात कर रहे हैं। अब डैनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कौन सा करेंगे। अब देखिए, डैनियल सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वह CuSO4 यूज करते हैं, यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हम यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो सही होगा। लेकिन डैनियल सेल यही नहीं ख़त्म होता है, थोड़ा और हम आगे देखते हैं कि इसका क्या क्या मतलब फ़ायदा है और क्या क्या इससे और क्वेश्चन बन सकता है। तो डैनियल सेल आपका कॉपर सल्फेट का इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन अगर इसका एनोड पूछे और इसका कैथोड पूछे तो आप क्या बताओगे। तो सेम है कि एनोड जो होता है डैनियल सेल का बस जस्ता की छड़ होती है, यानी कि जिंक मतलब कि जस्ते की छड़ होती है। उसके बाद कैथोड जो होता है, कैथोड वो Cu की रॉड होती है, Cu की रॉड या Cu की छड़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्लियर। उसके बाद पूछा जाता है कि डैनियल सेल का जो वोल्टेज होता है, जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वह कितना होता है। तो डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है जब डैनियल सेल हम पढ़ते हैं, तो डैनियल सेल में एक क्वेश्चन और बनता है कि डैनियल सेल का रेजिस्टेंस कितना होता है। रेजिस्टेंस कभी कभी पूछता है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है कि डैनियल सेल का रेजिस्टेंस कितना होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं, यानी आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध जो डैनियल सेल का होता है वो होता है 2.6 ओम, 2.6 ओम होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, ठीक। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि शुष्क सेल किसका संशोधित रूप है। ऑप्शन आपका है वोल्टाइक सेल, लैग्रांजे सेल, डैनियल सेल, किसी का नहीं। तो ऐसा नहीं है कि शुष्क सेल किसी न किसी का तो एक संशोधित रूप है ही। तो शुष्क सेल जो है वह संशोधित रूप है लैग्रांजे सेल का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वह सी है। तो शुष्क सेल लैग्रांजे सेल का क्या है, संशोधित रूप है। तो हम देख लेते हैं शुष्क सेल या फिर लैग्रांजे सेल के बारे में, ठीक है। तो शुष्क सेल की अगर हम बात करें, देखो हम शुष्क सेल की बात कर रहे हैं, लैग्रांजे सेल अभी आगे आएगा तो हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें करना है बात शुष्क सेल पे। तो शुष्क सेल जो है वो लैग्रांजे सेल का संशोधित रूप है, और इसका EMF ध्यान से सुनना, इसका EMF जो होता है कितना होता है, 1.4 से लेके 1.5 वोल्ट तक होता है, 1.4 से लेके 1.5 वोल्ट तक होता है। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि जो शुष्क सेल है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है टॉर्च में, ठीक। जो घर की बत्ती होती है, आप वहाँ पे दीवार की घड़ी वाली जो मतलब दीवार की घड़ी होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं शुष्क सेल का, ठीक है। तो टॉर्च वगैरह में, और जो मतलब आप देखो, अब टॉर्च और दीवार की घड़ी आप देखियो कौन सा सेल लगता है, उस सेल को हम बोलते हैं शुष्क सेल। और वह सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है, यानी प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट आप कौन सा इस्तेमाल करते हो। तो शुष्क सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वह होता है अमोनिया क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का
पेस्ट यानी कि उन दोनों को मिला के हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों को मिला के हम शुष्क सेल का इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। क्लियर है? अब आपसे एक क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको बताना है फॉर्मूला। तो कमेंट सेक्शन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको कमेंट करना है और ध्यान से कमेंट करिए, और आपको पता चलेगा कि हाँ आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो शुष्क सेल है उसमें जो हम एनोड की तरह इस्तेमाल करते हैं वह क्या होता है। एनोड जो होता है वो क्या होता है। तो एनोड अगेन जस्ता की छड़ होती है, ठीक, एनोड जस्ता की छड़ होती है। और जो कैथोड होता है, ठीक है, जो कैथोड होता है, कैथोड हम बनाते हैं कि जिस पात्र में, मान लो जैसे किसी पात्र में आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा है तो उसके बीच में हम क्या रख देते हैं, कार्बन रख देते हैं, और यही बीच में रखा हुआ कार्बन किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखिएगा कि शुष्क सेल में जो आपका कैथोड है वह क्या होता है कि पात्र के बीच में रखा हुआ कार्बन किस तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैग्रांज सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। अब लैग्रांज सेल है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप क्या प्रयोग करते हो, क्वेश्चन आपका ये है। तो आपको बताना है कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए फटाफट क्या इस्तेमाल करते हैं हम। तो क्या अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड या H2SO4। अब देखिए लैग्रांज सेल जो है यह किसका संशोधित रूप है, यह संशोधित रूप है शुष्क सेल का। और शुष्क सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह आपका होता है अमोनियम क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब कि पेस्ट, यानी दोनों को मिला के पेस्ट मतलब लुगदी होता है, लुगदी दोनों मिला के बनाते हैं। लेकिन लैग्रांज सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वह होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप NH4Cl कहते हो। तो अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन कि लैग्रांज सेल में जो कैथोड है वो क्या होता है, तो कार्बन की रॉड होती है जो कि कैथोड का काम करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डुबोते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक और बनता है कि लैग्रांज सेल का जो EMF होता है वह कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैग्रांज सेल का EMF कितना होता है। तो इसका EMF होता है 1.46 वोल्ट। जितना मैं वोल्ट बता रहा हूँ हर एक सबका मतलब कि जितने भी सेल आप देख रहे हो सारे सेल का वोल्ट जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि याद रहे। ठीक है। और लैग्रांज सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है वह होता है 1.5 ओम। 1.5 ओम होता है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें यहाँ से बनेंगी। अब चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में बटन सेल किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बटन सेल किस सेल को हम बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है कि लैग्रांज सेल, वोल्टाइक सेल, मरकरी सेल या लेड एसिड बैटरी, किसको हम बोलते हैं बटन सेल। तो बटन सेल की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं मरकरी सेल को। किसको बोलते हैं? मरकरी सेल को हम बोलते हैं बटन सेल। ठीक है। अब देखिए मरकरी सेल को हम क्या बोलते हैं कि यह बटन सेल है। अब बात कर लेते हैं मरकरी सेल की। तो मरकरी सेल अगर हम बात करें तो मरकरी सेल को एक स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार बर्तन होता है और तली में और उसके नीचे हम क्या भर देते हैं HgO यानी मैग्नीस मतलब कि मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, भर रहता है जो कि कैथोड का कार्य करता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि HgO मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो मतलब करेक्ट होगा वह क्या होगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन आपका हाँ लैग्रांज से नहीं, अच्छा बटन ये वाला पूछा है। तो हाँ निम्न में से बटन सेल, तो बटन सेल के लिए हम क्या है कि मरकरी सेल का है। और मरकरी सेल आपका जो है कि मतलब HgO जो कि एक कैथोड का कार्य करता है, यानी मतलब कि क्या मैग्नीज डाइऑक्साइड एक
क्या काम करता है आपका, वह काम करता है कैथोड की तरह। और कार्बन नहीं, KOH, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट जिंक ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के साथ कार्य करता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करने के लिए आपको क्या मिलाना पड़ता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ हम मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, जो हाँ, ये मरकरी सेल है, इसका इलेक्ट्रोलाइट मिल जाता है हमको। क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर जस्ता चूड़ का एनोड बनाया जाता है। अब इसमें देखिए दो चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मरकरी सेल है, इसमें एनोड को आपने क्या बनाया, HgO का, HgO का यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा सॉरी मैंगनीज नहीं, मरकरी डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनोड का काम कौन कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो आपने HgO का मतलब क्या बनाया है, वो तो मतलब कि कैथोड का काम बनाया है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट है उसके ऊपर एक परत चढ़ाते हैं जो कि किसका काम करती है, वह एनोड का काम करती है, ठीक है। यह किस चीज़ का चूड़ होता है, तो यह जस्ता का चूड़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि किस चीज़ का चूड़ होता है, तो कोई पूछा जाएगा आपसे तो ये जस्ता का चूड़ होता है, ठीक है। उसके बाद मरकरी सेल का जो EMF होता है, मरकरी सेल का जो EMF होता है, यह कितना वोल्ट होता है, तो यह होता है 1.35 से लेके 1.4 वोल्ट। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा मरकरी सेल का वोल्टेज। अब देखिए इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं कलाई की जो घड़ी है उसमें, कैलकुलेटर में, ठीक है। पॉकेट कैलकुलेटर, जो छोटे छोटे कैलकुलेटर नहीं आता जिसमें गोल गोल वाला मतलब गोला गोला सा लगा रहता है सेल, वही आपका क्या होता है, वो आपका मरकरी सेल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो EMF है वह कितना होता है, तो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको पहली में ही मिला है। तो सिल्वर ऑक्साइड का जो सेल है उसका वोल्टेज होता है 1.5 होता है। और सिल्वर ऑक्साइड सेल की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होता है यह मतलब कि लगभग मरकरी सेल के बराबर होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होता है वह मरकरी सेल के बराबर होता है। और इसमें जो मतलब कि सिल्वर मरकरी सेल में जो हम जैसे HgO मिला रहे थे, तो उसके स्थान पर हम सिल्वर ऑक्साइड में क्या मिलाएंगे, Ag2O मिलाया जाता है। और बस फ़र्क क्या होता है कि मरकरी सेल थोड़ा सा सस्ता होता है और यह सेल थोड़ा सा महंगा होता है। परंतु जो ये सिल्वर ऑक्साइड सेल है यह आपका सबसे मतलब कि उच्च दक्षता वाला होता है और इसको बहुत छोटे उपकरणों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका वोल्टेज जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आपके मैक्सिमम सेल मैंने कवर कर दिए हैं, सारे के सारे सेल जितने प्राइमरी सेल थे सारे के सारे कवर हैं। अगर इतने नोट्स आप तैयार कर लो ना तो आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब देखिए प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल, अब बात आ गई प्राथमिक सेल की और द्वितीयक सेल की। तो सेल का काम क्या है, मतलब कि सेल की अगर हम बात करें तो सेल आपका काम करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और प्राथमिक सेल वह सेल होता है जो कि आपका रिचार्जेबल नहीं होता, यानी इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, जबकि द्वितीयक सेल को आप चार्ज कर सकते हो। और क्वेश्चन ये बनता है कि आपका, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यानी EMF जो सेकेंडरी सेल का है वो प्राइमरी सेल से अधिक होता है कि ज़्यादा, तो क्वेश्चन है कि अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो द्वितीयक सेल जो होता है इसकी जो प्रोसेस होता है, इसका जो क्रिया होता है वह कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द्वितीयक सेल को हम संचित सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल, संचित सेल भी कहते हैं, इसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं,
ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षारीय सेल है। निम्न में कौन सा क्षारीय सेल है। क्षारीय सेल क्या, निकल कैडमियम सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, लेक्लांसे सेल। अब देखिए क्षारीय है कि अम्लीय सेल है, ये किस पर डिपेंड करता है। और जो क्षारीय या फिर अम्लीय सेल होते हैं वह आपके सेकेंडरी सेल होते हैं, ना कि प्राइमरी सेल होते हैं। तो ये डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टाइक सेल, ये सारे सारे कैसे सेल हैं, प्राइमरी सेल हैं। होता कौन सा, सेकेंडरी सेल। तो निकिल कैडमियम सेल जो होता है ये कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, और निकिल कैडमियम सेल जो होता है ये किस सेल के समान होता है। ये कई बार क्वेश्चन ये आया है आपका कि निकिल कैडमियम सेल किस सेल के समान होता है। तो यह एडिसन सेल के समान होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एडिसन सेल के समान होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस होता है कि जो इसका क्षारीय मतलब कि निकिल कैडमियम सेल होता है, इसका जो मतलब निगेटिव प्लेट होती है यानी ऋणात्मक प्लेट होती है, वह किस चीज़ की बनी होती है, वह बनी होती है कैडमियम की। ठीक है, और कैडमियम के यूज से ही इसका जो रेजिस्टेंस होता है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकिल कैडमियम सेल का, वह कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैडमियम के यूज से जो आपका प्रतिरोध है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन आपका आ गया ना कि कैडमियम धातु का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो आपका आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या होता है, घट जाता है। आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चार्जिंग क्या है। चार्जिंग, देखिए चार्ज आपसे बस पूछ रहा है कि चार्जिंग क्या है। तो देखिए चार्जिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। जैसे अब आपके फ़ोन की बैटरी है, अब जब वो ख़त्म हो जाती है तो आप उसको क्या करते हो, चार्ज करते हो। यानी कि उसमें से एनर्जी को ख़त्म हो गई है या फिर किसी कारण से क्या हो गया कि वो डिस्चार्ज हो गई है, तो उसे फिर से किसी बाहरी स्रोत से क्या करें, हम जोड़ दें, जिससे कि वह क्या हो जाए, फिर से मतलब क्या हो जाए कि मतलब कि चार्ज हो जाए। तो यह प्रोसेस ही क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। यह प्रोसेस ही क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम चार्ज करते हैं तो वह जो सोर्स से जोड़ते हैं वह सोर्स एसी होता है कि डीसी होता है। तो आपसे आप याद रखिएगा कि जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं, जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमको डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ना कि एसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। केवल हमें किस सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी सप्लाई यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीसी सोर्स। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डीसी। और कोई भी चार्जिंग का जो प्रोसेस है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई सेल बनाया, मान लीजिए कोई सी सेल का निर्माण किया। अब निर्माण करने के बाद वो सेल तो चार्ज था, लेकिन अब वह डिस्चार्ज हो गया। जब वह डिस्चार्ज हो गया तो उसको किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, उसको फिर से किसी डीसी सोर्स से जोड़ कर क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल का, उसका आपेक्षिक घनत्व तो बढ़ता है। मैंने क्या बोला कि जब आप क्या करते हो, किसी सेल को चार्ज करते हो तो उसका अपेक्षिक घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व तो बढ़ता है। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद क्वेश्चन क्या है कि डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। प्लेट का रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से सुनिएगा कि जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं, जब सेल को हम चार्ज करते हैं, तो वह किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। तो क्वेश्चन ये है कि चार्जिंग के दौरान, तो चार्जिंग के दौरान आपका जो सेल है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी किस में,
केमिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी कब, जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो। और जब चार्ज करोगे तो कंडीशन अलग होगी, डिस्चार्ज करोगे तो कंडीशन अलग होगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है। तो मैंने अभी कहा कि जब भी बैटरी को चार्ज करना हो, सेल को चार्ज करना हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डीसी सोर्स चाहिए। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो सप्लाई लगती है वह भी डीसी लगती है। कभी कभी वो क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 12 नंबर का वह बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अब हमने डैनियल सेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, ठीक। तो डैनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो मैंने अभी आपको बताया था 2.6 नहीं, वो 2 से 6 होता है। सॉरी उसमें गलती हो गई थी, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन से आपको कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो डैनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, 2 से 6 ओम होता है, ठीक है। अब डैनियल सेल के में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो क्या होता है, CuSO4 होता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डैनियल सेल का जो वोल्टेज होता है वह कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पॉकेट कैलकुलेटर में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग पढ़े थे कि पॉकेट कैलकुलेटर में, हाथ वाली घड़ी में, ठीक है, इन सब में हम कौन सा मतलब किस सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं मरकरी सेल का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या होगा, मरकरी सेल करेक्ट आंसर होगा। मरकरी सेल के बारे में हमने पढ़ा है, तो आप इसी हिसाब से तैयारी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। अब लेड एसिड बैटरी है, उसका कंटेनर यानी बाहर का जो पूरा उसका घिरा हुआ पार्ट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, लोहा का, शीशा, हार्ड रबर का, चांदी का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है। अब आपने देखा होगा लेड एसिड बैटरी, जो बैटरी आप नॉर्मली पहले पहले इससे पहले कुछ 4 साल 5 साल पहले आप लोग जब मैच वैच आता था तो नहीं लाते थे वो वाली बैटरी। उसी बैटरी का जो बाहर वाला कंटेनर है, यानी कि जो उसको कवर किया हुआ सारी प्लेटों को, वह किस चीज़ का बना होता है। तो वह बना होता है हार्ड रबर का। किस चीज़ का बना होता है, हार्ड रबर का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है कि ना ही यही होती है, ना ही यही, ना ही यही। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए दी अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से क्या होती है। अब देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल और मरकरी सेल लगभग आपके क्या होते हैं, एक ही, जैसे मैंने बताया कि दोनों होते हैं। लेकिन जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसकी दक्षता मरकरी सेल की तुलना में क्या होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, तो ये क्या होती है, सिल्वर ऑक्साइड की दक्षता जो होती है इससे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। क्योंकि मरकरी सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इससे छोटी वाली घड़ी में, हाथ वाली घड़ी में लगता है, ठीक है, पॉकेट कैलकुलेटर में लगता है, तो इसकी दक्षता भी क्या होती है, कम होती है। जबकि सिल्वर ऑक्साइड की जो दक्षता होती है वह ज़्यादा होती है। क्लियर, सिल्वर ऑक्साइड की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। विध्रुवक का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने अभी बताया कि मरकरी सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वह किस चीज़ का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होता है वो KOH प्लस ZnO, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील यानी HgO भरा रहता है, वही बेसिकली किसका काम करता है, विध्रुवक का काम करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि लेक्लांसे सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। लेक्लांसे सेल जो आप पढ़ते हो उसका ऋण ध्रुव कौन है, जस्ते की छड़ है, कार्बन की छड़ है, MnO2 का लेप है, CuSO4 की क्रिस्टल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो होगा, आप देखिए
क्या बोला है कि ऋण ध्रुव। अब ऋण ध्रुव मतलब क्या, निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट का मतलब कि एनोड की कैथोड, बस आप इतना बता दो। निगेटिव मतलब क्या, एनोड की कैथोड, ठीक है। कौन सा है सेल आपका, लैग्रांजे सेल है। लैग्रांजे सेल में, ठीक है, तो आपसे यही बोला जा रहा है। तो निगेटिव प्लेट का मतलब क्या, एनोड। एनोड का काम करता है जस्ते की छड़। एनोड का काम कौन करता है, जस्ते की छड़ का काम करता है। यानी ऋण प्लेट जो होगा वो क्या होगा, जस्ते की छड़ होगी, ठीक है। और कैथोड का काम यानी पॉजिटिव का काम कौन करता है, कार्बन की छड़। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। ऋण, देखो, ऋण ध्रुव बोल दे या फिर आपसे एनोड बोले, कैथोड बोल दे या फिर धनात्मक प्लेट बोल दे, तब भी आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि एनोड को हम ऋण ध्रुव बोलते हैं, कैथोड को हम धनात्मक ध्रुव बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन का कार्य विद्युत बैटरी करती है। निम्न में किसका कार्य विद्युत बैटरी करती है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सब पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी बैटरी है वो किस चीज़ का कार्य करती है, रासायनिक क्रिया को विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, तो सही आंसर आपका यही होगा। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के संग, ठीक है। तो वीडियो पे आप बने रहो, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।